सुप्रभात मेरे भाई और बहनों। भाई आज ना बहुत ही प्यारा दिन है क्योंकि आज मैं बुक वन का ना सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, फेयोल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो पिछले में हमने टेलर पढ़े थे, बट इस बारी में जो मैं फेयोल बताऊंगा ना वो और बहुत सारी केस स्टडीज और एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा ताकि आपको ये टॉपिक जहन में बैठ जाए। और तुम्हें मेरा टारगेट पता है, तुम्हें बोर्ड में भी पूरे नंबर दिलाने हैं और सीयूईटी में भी पूरे नंबर दिलाने हैं। इस वजह से एनसीईआरटी में रेफर करता हूं क्योंकि एनसीईआरटी के खास, बाकी सब बकवास। डायरेक्ट एनसीईआरटी के लैंग्वेज से आता है हमारे सारे क्वेश्चंस। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा पर एक बारी में ऐसा पढ़ा दूंगा कि जिंदगी में भी नहीं भूलोगे। तो एक बार टाइम दो और फिर देखना कि तुम्हें कैसा याद होता है सब कुछ। अब देखो यहां पे हम फेयोल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले क्या कहा है, इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ हम जो मैंने मार्क किया हुआ वो अपने पास एनसीईआरटी में मार्क करके रख लो, बाकी सब कुछ जो है ना वो सब तुम एक बार पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट यही है, हेनरी फेयोल एक्सप्लेन्ड व्हाट अमाउंट्स टू अ मैनेजर्स वर्क एंड व्हाट प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड इन डूइंग दिस वर्क। ठीक है, देखो हमने जब पढ़े थे हमारे टेलर के प्रिंसिपल, उनमें एक चीज अगर आपने नोटिस की हो, वो सारे फैक्ट्री लेवल मैनेजर्स और फैक्ट्री लेवल वर्कर्स के लिए थे। बट यहां पे फेयोल के जितने भी प्रिंसिपल है ना वो एक्चुअली बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं कि मैनेजर का वर्क होता क्या है, यानी एक मिडल और टॉप लेवल मैनेजर का वर्क क्या होता है और उसको सबसे बढ़िया तरीके से करने के लिए क्या प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए। इफ वर्कर एफिशिएंसी मैटर्स इन द फैक्ट्री सिस्टम, सो डज मैनेजरल एफिशिएंसी। भाई टेलर में हमने वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ाई, पर मैनेजर्स की भी तो एफिशिएंसी बढ़ाना जरूरी है। कैसे बढ़ेगी अब देखते जाओ, बहुत मजा आएगा, हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो ये सब कुछ स्किप कर देना, ये सब सिर्फ इनकी फेयोल की इन्होंने हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बता रखी है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आ जाते हैं हमारे 14 के 14 प्रिंसिपल। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। ये क्या कहता है, वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क एंड जॉब। अब इसका क्या मतलब है, मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल से दिखाता हूं। देखो ये मेरी फ्रेंड है अनन्या नारंग, ठीक है, ये इंडिया में लिंक्डइन के सबसे टॉप इन्फ्लुएंसर्स में से आती हैं। इनके 1,10,000 फॉलोअर है और ये जो है ना ये बेसिकली फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो भी हो रहा है ना उसके अराउंड लिखती है। ठीक है, अब देखो ये ना आपको आइडिया भी नहीं लगा सकते आप, ये प्रोफाइल पे ये इंसान इंडिया के शार्क टैंक, इंडिया के सारे शार्क से मिली हुई है, इंडिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करती है और एक लड़की जो सिर्फ 21-22 साल की है आज की डेट में महीने के 4-5 लाख अर्न कर रही है। ठीक है, ये देखो शार्क टैंक अमन गुप्ता के साथ फोटो है और बहुत लोगों के साथ घूम चुकी है। बट मैं आपको इस स्टोरी क्यों बता रहा हूं, बेसिकली करती क्या है, ये करती है कि आप पोस्ट देख रहे हो, ये फोटो के साथ एक पोस्ट लिखना। ठीक है, अब ऊपर ऊपर से बंदा क्या सोचेगा इस काम के बारे में कि यार भाई ये क्या ही काम है, बैठो बस इंग्लिश में कुछ लिखना ही तो है। बट पॉइंट यहां पे क्या है, ये काम इतना सा नहीं है, यहां पे डिवीजन ऑफ वर्क के प्रिंसिपल लग रहा है। कैसे, देखो ये जो प्रोसेस है ना पोस्ट लिखने का, हमें ऊपर ऊपर से लिखता है कि यार ये तो इंग्लिश में कुछ लिख दिया, बट मेरे को पता है प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले एक इंसान आइडिया सोचता है किसी पोस्ट का कि भाई हमें क्या किस चीज के बारे में बात करनी है, फिर उसका वो वॉइस नोट बनाता है एक रफ ड्राफ्ट की तरह कि भाई क्या क्या चीजों पे डिस्कशन होगा। फिर कोई इंसान उसे लिखता है उस वॉइस नोट को छोटा करके कि भाई इसमें क्या लिखना है, क्या चीजें काटनी है। फिर कोई इंसान उसे प्रूफ रीड करता है टीम में, ठीक है, कि भाई कोई गलतियां तो नहीं है, और जो भी गलतियां हैं, जो भी बेफालतू की बातें हैं, जो भी बेकार की चीजें, उनको ठीक करता है इस एक पोस्ट में। तो अब देखो क्या है, होता क्या है, हम जब एक प्रोफेशनल लेवल पे एक बड़े स्केल पे काम करते हैं ना, हम क्या करते हैं एक बड़े काम को, देखो देखने में क्या है, एक काम है बड़ा सा, मतलब जिसको हम सिंपल मानते हैं कि भाई एक पोस्ट ही तो लिखना है इंग्लिश में, उसको बिल्कुल छोटे छोटे टास्क और छोटी छोटी जॉब्स में बांट देते हैं। बिल्कुल जो छोटे लेवल पे चीजें होती है ना उसमें बांटा जाता है और फिर क्या करा जाता है, हर चीज के लिए एक बंदा असाइन किया जाता है। मैंने एग्जांपल दिखाया ना, एक इंसान आइडिया सोच रहा है, एक इंसान वॉइस नोट, वो जिसने आइडिया सोचा उसे वॉइस नोट में डाल रहा है, एक इंसान उसे लिख रहा है, एक इंसान फिर प्रूफ रीडिंग कर रहा है। ऐसे हर चीज के लिए एक एक इंसान रखा जाता है। ठीक है, अ ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट हु इज कॉम्पिटेंट इन इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब, दस डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका, स्पेशलाइजेशन। अब होता क्या है, अगर एक इंसान से एक ही काम करवाया जाता है ना वो उसमें परफेक्ट बन जाता है, वो स्पेशलिस्ट बन जाता है उसमें। ठीक है, अगर एक राइटर से सिर्फ लिखवाया
जा रहा है तो भाई वो राइटिंग में बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। ठीक, चाहे वो आइडिएशन में इतना अच्छा ना हो, चाहे वो सोचने में इतना अच्छा ना हो, पर अगर उसके पास एक ड्राफ्ट आ जाए, एक वॉइस नोट आ जाए और उससे उसको लिखना पड़े और वो ऐसा 100-200 बार कर रहा है महीने में, एक साल में वो बिल्कुल स्पेशलिस्ट बन जाएगा उस काम का। तो इस वजह से क्या है, एक बड़े काम को हमेशा छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए और हर छोटे चीज के लिए, टास्क के लिए एक इंसान अलग से लगाना चाहिए ताकि वो उसमें स्पेशलिस्ट बन पाए। ठीक है। 10, इन अ कंपनी वी हैव सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एट एक्स्ट्रा। ठीक है। इसी वजह से हम इसी मेंटालिटी को लेके चल के क्या बनाते हैं, हर कंपनी में अलग अलग एक डिपार्टमेंट बनाते हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग वगैरह। बट बुक में इतना ढंग से नहीं बताया जितना मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है डीप पे, कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी हर बड़े से बड़े काम को बिल्कुल छोटी माइन्यूट जॉब में बांटा जाता है और एक इंसान को उस माइन्यूट जॉब के लिए लगाया जाता है। ठीक है। यह है डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल। अब आ जाता है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए ना एक मैं तुम्हें बड़ा प्यारा मीन दिखाता हूं। अब देखो यहां पे क्या है, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था बट दोबारा दिखा रहा हूं। दूर से सब्बल चलाओ बलदेव, खूब आराम से। ये चलो चलो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं। दूर से सब्बल चलाओ। भाई अगर तुम इंटरनेट पे थोड़ा सा भी एक्टिव हो, तुमने देखा होगा भाई ये मीम बहुत प्यारा वायरल हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिचुएशन क्या है, पूरा तुम्हें कॉन्सेप्ट इस मीम से समझना है। देखो तुमने सुना था ना, जो इंसान बलदेव को डायरेक्शन दे रहा था, बेसिकली वो जो था वो मैनेजर था बलदेव का। ठीक है। उस मैनेजर को दो चीजें मिली थी। एक तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, उस मकान के ओनर ने उसे क्या कहा था कि भाई इस मकान को तोड़वा दे, मुझे नया मकान बनवाना है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि भाई इस मकान को मुझे तोड़ना है। पर उसके साथ उसे अथॉरिटी भी दी गई। किस चीज की अथॉरिटी दी गई कि भाई तू मकान कैसे भी तोड़वा ले, तू मशीन से तोड़, तू बलदेव को बुला, तू रामदेव को बुला, तू किसी को भी बुला। ठीक है। पॉइंट ये है कि तेरे को किसी से भी, कैसे भी, जैसे भी, कौन से भी इंस्ट्रूमेंट से तोड़वाना है, वो तू एक्सपर्ट है, तू देख, बट मेरे को मकान क्या है, टूटा हुआ चाहिए। तो एक इंसान को जो ओनर है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी और अथॉरिटी भी दी। ठीक है। अब इसी बात को दिमाग में रखते हुए जरा पढ़ो यहां पे क्या लिखा हुआ है। अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस। ठीक है। अथॉरिटी क्या होती है, जब हम किसी को राइट दे देते हैं ऑर्डर देने का, यानी अपना काम हुक्म चलाने का। अब मकान मालिक ने, जो मैनेजर है, उसे क्या हुक्म दिया कि भाई जा और तोड़वा, तू किसी से भी तोड़वा, तू किसी को भी बुला के उस पर हुक्म चला। अब ये क्या था, ये बेचारा बलदेव जो था उस पर हुक्म चला रहा था, ये मैनेजर। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कोरोलरी टू ऑफ अथॉरिटी। ठीक है। कोरोलरी का क्या मतलब होता है कि वो उसकी एक्सटेंशन थी, वो उससे निकलती है। बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखी हुई है, सिंपल वर्ड में बताता हूं, एग्जाम में ये लिखना। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट असाइन टास्क। ठीक है। ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है, क्या बोलता हूं हमेशा, बिजनेस स्टडी से पहले इंग्लिश सीख के आओ। ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है कि आपको जब कोई जिम्मेदारी मिलती है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरीके से सिनोनिम मान के चलो। ठीक है। जब आपको कोई जिम्मेदारी निभानी पड़ती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जिम्मेदारी है कि आपको जो टास्क कंप्लीट दिया गया है उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है, अथॉरिटी क्या है, राइट टू गिव ऑर्डर्स, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कोई जिम्मेदारी काम कंप्लीट करने की। अब यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करी गई है, सुनो। There should be a balance between authority and responsibility. An organization should build safeguard against abuse of managerial power. ठीक है। सबसे पहले तो एक ये चीज समझते हैं। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा मेक श्योर करनी चाहिए कि वो अथॉरिटी बहुत ज्यादा ना दे दे। ठीक है। देखो, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस होना चाहिए। अब एग्जांपल से समझते हैं। देखो, दिल्ली में ना एक एमसीडी डिपार्टमेंट है। ठीक है। वो क्या करता था दिल्ली में, आज से लगभग 6-7 साल पहले, भाई वो दिल्ली में ना, मैं गांधीनगर रहता था उस टाइम ना, वो गांधीनगर की मार्केट में आके ना दुकानों पे रेड मारते थे और सीलिंग कर जाते थे। मतलब दुकानों पे ताला लगा के और दुकान परमानेंट बंद कर गए कि तुम चला ही नहीं सकते। ठीक है। अब यहां पे ना बहुत बड़ी करप्शन हुई थी। करप्शन कैसे हुई थी, जो ऑफिशियल्स थे ना उन्हें अनलिमिटेड अथॉरिटी दे दी गई थी। ठीक है। उन्हें बिल्कुल अंधी अथॉरिटी दे दी गई थी कि तुम जाओ और तुम्हें जहां पे भी घपला होता हुआ दिखे ना, तुम बंद कर दो। पर अब ये जो अनलिमिटेड अथॉरिटी थी, इससे क्या हुआ, ऑफिशियल जाते, रिश्वत मांगते, और जो रिश्वत नहीं देता, ये किसी से दुश्मनी होती या कोई किसी उनके जान पहचान वाले का कॉम्पिटिटर होता, उसकी दुकान पे जाके सीलिंग लगाए जाते थे। ये हो गया जब अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो काम नहीं कर पाएंगे। बट
आपकी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा, नहीं तो करप्शन होगी, अब्यूज होगा पावर का। बट एट द सेम टाइम मैनेजर शुड हैव नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट एक मैनेजर के पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, अथॉरिटी भी होनी चाहिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पाए। यानी ऐसा भी ना हो कि अथॉरिटी उसे दी नहीं कि वो काम ना कर पाए। फॉर एग्जांपल, मानो मैंने, हमारा जो कंटेंट मैनेजर है दिव्यांश, ठीक है, दिव्यांश को मैंने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई आज रात को 8 बजे एक वीडियो चली जानी चाहिए, पर मैंने उसे हमारे यूट्यूब चैनल का आईडी पासवर्ड ही नहीं दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी पर अथॉरिटी नहीं दी, तो भाई वो फिर भी काम नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से अथॉरिटी जो है ना, वो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए। ज्यादा होगी तो करप्शन होगी, कम होगी तो काम ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रिंसिपल की तरफ। अगला प्रिंसिपल हमारा क्या है? डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन देखो, सबसे पहली चीज एक वहम हटा देना कि तुम जो डिसिप्लिन समझते हो ना अपने स्कूल वाला, शांत रहो, वेल बिहेव्ड रहो, ऐसे करो वैसे, वो डिसिप्लिन वो वाला नहीं है। डिसिप्लिन के कुछ भी डेफिनेशन हो सकती है। कहने का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का सिंपल मतलब है, डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड समझो, ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन रूल और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होते हैं। जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो वो होते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन का सिंपल मतलब है कि भाई आप उनके रूल्स और अपने एम्प्लॉयर के एग्रीमेंट्स को जो है उनको ऑनर करो, उनको मानो, ओबीडियंट रहो, मतलब उनको फॉलो करो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पेट्रोल पंप में काम कर रहे हो तो भैया एज अ वहां के वर्कर आप बीड़ी नहीं पी सकते वहां पे खड़े होके, फॉर ऑब्वियस रीजन पेट्रोल पंप पूरा फट जाएगा। ठीक, बट ऑब्वियस सी बात है कई फैक्ट्रीज में अलाउड होता है, लोग पीते भी हैं। ठीक है, बट पॉइंट क्या है? एक पेट्रोल पंप की जो रूल बुक है उसमें बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है ये चीज, नहीं तो क्या होगा? बहुत तगड़ा एक्शन होगा। ठीक है, एग्रीमेंट विच आर नेसेसरी फॉर वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू फेल, डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल। देखो अब यहां पे ना बहुत इंपॉर्टेंटली ना यहां पे 3 चीजें बताई गई हैं, उन तीनों चीजों को अलग अलग करके मेंशन करना। ठीक है, आपको सबसे पहले डिसिप्लिन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पहला, गुड सुपीरियर्स हर लेवल पे, उसके अलावा क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स, ये दूसरा पॉइंट है, ये भी होना चाहिए, और लास्ट में जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? सिंपल है कि भाई बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेट होने चाहिए आपके जो भी रूल्स हैं आपके एम्प्लॉइज को। हमारे साथ कभी बार क्या होता है भाई, दिल्ली में कई बार ऐसा हुआ है कि हेलमेट आप पहन के जाओ और पुलिस वाला रोक के हेलमेट का चालान काट देगा। क्यों? क्योंकि आपने हेलमेट का स्ट्रैप बंद नहीं किया। अब भाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि स्ट्रैप भी बंद करना रूल है, नहीं तो आप बिना हेलमेट के माने जाओगे, उसकी भी चालान है। ठीक है, तो आपको क्लियरली पता होने चाहिए सारे रूल्स आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है। जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, अगर रूल्स फॉलो नहीं हुए तो प्रॉपर पेनल्टी लगनी चाहिए, या तो फाइन हो या कंपनी से निकालना हो या फिर 7 दिन का सस्पेंशन हो, कुछ भी हो। ठीक है, और गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल, देखो अच्छे सुपीरियर्स चाहिए होते हैं, ये तुम अपने स्कूल में भी महसूस कर सकते हो। कोई टीचर है वो बहुत अच्छी है, तुमसे अच्छे से चलती है, अच्छे से बिहेव करती है, तो उसकी बात मानने का तुम्हारा भी मन करता है। अगर वो तुमसे बेफालतू में अड़ती है, तुम्हें मारती पीटती है, तो भाई तुम भी उसकी बात नहीं मानोगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बस फाइनल लिखी हुई है, ये ना यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी का, बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, तुम खुद से पढ़ लेना। मैंने वैसे तुम्हें प्रॉपर एग्जांपल खुद से दे ही दिए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे यूनिटी ऑफ कमांड की तरफ। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? मैं तुम्हें इसको समझाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखो यार, मेरे ना घर में एक, मैं जहां पे पहले रहता था गांधीनगर, वहां पे फैक्ट्री लगा रखी थी हमने एम्ब्रॉयडरी की। वो फैक्ट्री ना मेरी मम्मी और मेरे भाई दोनों साथ में ऑपरेट करते थे, साथ में सारे जो स्टाफ है और जो सारी हमारी सेल्स, जो हमारी पार्टीज थी, उनको मैनेज करते थे। अब क्या होता था, मानो मेरा भाई गया नीचे फैक्ट्री में, उसने कहा भाई जीन्स लगा दो। ठीक है, जीन्स की प्रोडक्शन लगा दो, मैंने जो हमारी दुकानदार है उससे कमिटमेंट लिया है कि मैं उसे कल जीन्स दे दूंगा। अब क्या होता था कि भाई 1 घंटे बाद मम्मी नीचे जाती थी, ठीक है, और वो क्या कहती थी, ये जीन्स हटाओ और शर्ट्स लगा दो, मैंने एक जो हमारा दुकानदार है उसे कल का शर्ट्स का कमिटमेंट दिया काम करने को। ठीक है, अब क्या होता था भाई, 2 ओनर हैं, कोई कह रहा है जीन्स लगाओ, कोई कह रहा है शर्ट लगाओ। भाई लेबर फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि यार ये क्या हो रहा है। और ये मैं तुम्हें एक्चुअल सीन बता रहा हूं जो हमारे साथ हुआ है कि भाई कभी तुम जीन्स कह रहे हो, अगर मैं शर्ट लगा रहा हूं तो ईशु भैया आके डांट रहे हैं, अगर मैं जीन्स लगा रहा हूं तो क्या कहते हैं भाभी आके डांट रही हैं। तो भाई ये क्या है, हमें बता दो ना एक बारी में क्या करना है। और इससे क्या सारा ही कमिटमेंट खराब होता है भाई। आपस में अगर 2 लोग ढंग से नहीं चलेंगे तो भाई जिस दुकानदार को जो कमिटमेंट किया वो भी खराब और लेबर भी परेशान। तो यहां पे क्या है, यही कहा गया है कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू फेयोल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय का सिर्फ
एक बॉस होना चाहिए, ठीक है। इफ एन एम्प्लॉय गेट्स ऑर्डर फ्रॉम टू सुपीरियर एट द सेम टाइम द प्रिंसिपल ऑफ कमांड इज वायलेटेड। ये याद कर लेना, एग्जाम में केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं ऐसी केस स्टडी दी है कि भाई दो लोग एक बंदे को काम दे रहे हैं, तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है? यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। Each participant in formal organization should receive order from and be responsible to only one superior। बस सिंपल सी यही बात करी गई है। एक इंसान से ऑर्डर आने चाहिए, मल्टीपल से आएंगे तो उसके बहुत नुकसान है। अब क्या क्या नुकसान है? अथॉरिटीज अंडरमाइंड, मतलब क्या है? अथॉरिटी के लिए इज्जत कम हो जाती है। भाई अगर दो लोग हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट है, जो मेरे दो सुपीरियर्स हैं, मैं देख रहा हूं इनको खुद ही काम नहीं आता, तो मैं उनकी क्या इज्जत करूंगा अगर वही खुद कंफ्यूज घूम रहे हैं? डिसिप्लिन इज जेपर्डी, ठीक है। अगेन, अगर मेरे को पता ही नहीं मुझे क्या काम करना है, तो मेरे लिए जो काम करने के और जो मेरे लिए प्रोडक्शन आउटपुट निकालने के रूल्स है वो मैं कैसे फॉलो करूंगा? ऑर्डर डिजर्व एंड स्टेबिलिटी थ्रेटन, ठीक है। ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी थ्रेटन हो जाती है अगर प्रॉपर यूनिटी ऑफ कमांड ना हो, क्योंकि भाई एम्प्लॉय अपने सीनियर्स को हल्के में लेने लगते हैं, काम करने में वो डिले करने लगते हैं। और एक और मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, वो बेवकूफ भी बनाने लगते हैं कहीं ना कहीं कि भैया मेरे को तो उन्होंने तो ये बोला था, आप ये बोल रहे हो, मैं तो नहीं कर रहा था काम इस चक्कर में। चाहे उसने बोला ना हो, चाहे इशू ने बोला ना हो लेबर को ये काम करने के लिए, पर वो बस लटका रहे हैं। वही बहाना मिल गया उन्हें कि भैया मेरे को तो उन्होंने ये बोला था। द प्रिंसिपल रिजेंबल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, और ये प्रिंसिपल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को रिजेंबल करते हैं, क्योंकि मिलिट्री में ये फॉलो किया जाता है कि एक इंसान को, एक पूरी टीम को सिर्फ एक ही कमांडो गाइड करेगा। भाई सोचो, अगर वो फील्ड में खड़े हैं और एक कमांडो कह रहा है कि भाई शूट करो, एक कमांडो कह रहा है कि भाग के आ जाओ, और पता चला इस सब में बेफालतू में कुछ फेटालिटी हो जाए, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अब यहां पे कंफ्यूजन हो जाती है कहीं ना कहीं बच्चों को। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बहुत फर्क है, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहती है कि हर किसी का एक बॉस होना चाहिए, यहां पे इंडिविजुअल्स की बात हो रही है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बात हो रही है पूरी ऑर्गेनाइजेशन की। All the units of an organization should be moving towards the same objective through coordinated and focused efforts, ठीक है। अब क्या है, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हम पढ़ ही रहे हैं, मार्केटिंग होता है, फाइनेंस होता है, सेल्स होता है, उसके अलावा आपका उन सब के ऊपर सीईओ होता है, एचआर होता है, ठीक है। अब यहां पे समझो क्या सीन है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, जोमैटो लगभग 2-3 साल से स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड था, ठीक है। और कई सालों से, मेरे ख्याल से 6-7 साल से जोमैटो ऑपरेट कर रहा है, पर जोमैटो आज तक लॉस में था। इनफैक्ट पिछले साल जोमैटो ने अपना पहला प्रॉफिट पोस्ट किया है, सुनो, और ये नंबर्स देखो तुम्हें हिला देंगे, ठीक है। जोमैटो का 2022 में जो आपका लॉस था वो था 186 करोड़ का, ठीक है, Q1 में। बट 2023 के हमारे फर्स्ट क्वार्टर में उनका जो था वो 2 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बन गया, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, ये क्या सीन है समझना, और ये ऐसे कैसे कनेक्ट कर रहा है। देखो, जोमैटो का इनिशियल 5-7 साल क्या टारगेट था कि भैया हमारी बस सेल्स बढ़ जाए, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आए, भर भर के कस्टमर है। इसलिए अगर तुम्हें याद हो, तुमने अगर 2-3 साल पहले जोमैटो यूज किया था ना, भाई सब तगड़े डिस्काउंट देते थे, मैंने बहुत यूज किया है। 200 रुपए का, 150 रुपए का तो मिनिमम डिस्काउंट दे देते थे हर ऑर्डर पे। पर अब इन्होंने डिस्काउंट देना बंद कर दिया। अब जोमैटो पे ऑर्डर कर लो, मुश्किल से 50 रुपए का डिस्काउंट मिलता है, 75 का डिस्काउंट मिलता है। क्यों? क्योंकि पहले ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन क्या थी? पहले ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन थी कि भैया हमें सिर्फ सेल्स बढ़ानी है, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आने चाहिए। अब उसके लिए क्या होता था, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है ना वो कभी भी स्ट्रिक्ट नहीं होता था। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या कहता था, जाओ भाई जितने डिस्काउंट देना दे दो, मैं तुम्हें पैसे लाके दूंगा, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या कहता था, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहता था कि भैया नहीं, हमें तो जितना खर्चा करना है, जितना ऐड पे लगाना लगाओ, जितने ऐड चलाने चलाओ, जितना फूकना है फूको, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम गोल क्या था, सेल्स ऊपर हो, ठीक है, सेल्स हमारी ऊपर हो। बट अब क्या हुआ भाई, 2021 से स्टार्टअप्स के ऊपर पूरी सोसाइटी से प्रेशर आने लग गया कि भैया फंडिंग नहीं है, प्रॉफिट बनाओ, अपना खर्चा खुद चलाओ, अब तुम्हें कोई पैसे नहीं देगा मार्केट से। तो फिर सारी टेबल्स बदल गई। फिर क्या हुआ, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा भैया मेरे ऊपर तो सीईओ से प्रेशर है कि भैया मेरे को मैं नहीं दूंगा अब डिस्काउंट के लिए पैसा, मेरे को प्रॉफिट दिखाना है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या किया, मार्केटिंग वालों का हाथ मरोड़ लिया, हाथ पकड़ लिया कि भैया अब और डिस्काउंट नहीं दूंगा मैं, तुम्हें खर्चा करना है थोड़ा लिमिट में करो, एड थोड़े लिमिट में चलाओ, और अपने डिस्काउंट कूपन वगैरह बंद करो, प्रॉफिट कमा के दिखाना है, ठीक है। तो क्या है यहां पे देखो,
देखो एक ऑर्गेनाइजेशन की, हर ऑर्गेनाइजेशन की ना साल की अपनी डायरेक्शन होती है, ठीक है, और उस डायरेक्शन में सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेशन से चलना होता है। अब मैंने जब बोला प्रॉफिटेबिलिटी, 2022 में इनका प्रॉफिट कमाने का गोल था, इन्होंने एचआर डिपार्टमेंट से क्या किया, बहुत फायरिंग करवाई अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो अब ये सारी दिमाग में चीजें रख के, ऑल द यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस एफर्ट। जब सबको पता है प्रॉफिट कमाना है, एचआर ने फायरिंग करी, मार्केटिंग ने मार्केटिंग पे एड पे खर्चा कम किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने डिस्काउंट रुकवाए, ठीक है। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। सारे के सारे जो भी है अलग अलग डिपार्टमेंट, सबका एक हेड होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन गोल है वो अचीव हो पाए, ठीक। अब आ जाते हैं हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। ये क्या कहता है भाई, जब भी ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग हो रही हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, उनको हमेशा अपने इंटरेस्ट से ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट रखना चाहिए। ये ना कहीं ना कहीं देशभक्ति से रिजेंबल करता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसका बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूं भाई, हमारा शैमर जोसेफ, ठीक है भाई। अभी ये बहुत रीसेंट, बिल्कुल अभी हफ्ते भर पहले इंसिडेंट हुआ बड़ा प्यारा। हमारी वेस्ट इंडीज जो टीम है ना, वो 27 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में हरा के आई है। किस वजह से हरा के आई है? जोसेफ नाम का एक बंदा है जो पिछले साल तक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था। एक साल के अंदर अंदर वो क्रिकेट में घुसा, टीम में इतना ऊंचा बना कि नेशनल लेवल पे वो खेलने गया। और सबसे मेन बात यहां पे क्या है, टेस्ट मैच जो था ना, उससे 2 दिन पहले उसको इतनी भयंकर इंजरी हुई थी कि जोसेफ चल भी नहीं पा रहे थे। फिर भी उन्होंने अपने सारे पेन, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को साइड रखा और अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी टीम के लिए जाके मैच खेला। 7 विकेटें गिरा के आए और भाई साहब ऑस्ट्रेलिया को, सॉरी वेस्ट इंडीज को 27 साल बाद मैच जितवा के आए। और भाई जो हमारे वेस्ट इंडीज टीम के थे ना लेजेंड्स, वो लिटरली रोते हुए दिखे हैं। तो ये क्या है, यही तो कह रहा है, द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू फेयर। हमेशा जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसके लिए लॉयलिटी होनी चाहिए और उसको हमेशा ऊपर प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है। सेम बात को यहां पे रिपीट करा गया है, बट मैं फिर भी बोलूंगा, ये लैंग्वेज लिख के आना एनसीईआरटी में अगर क्वेश्चन आए, इन ऑल द सिचुएशन द इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप और कंपनी विल सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ वन इंडिविजुअल, ठीक है भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें अगर कॉन्ट्रैक्ट देना है, तुम एक रोड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हो और तुमने रोड का कॉन्ट्रैक्ट देना है सीमेंट का, तो तुमने अपने चाचा के बेटे को दे दिया। जहां से सस्ता आ रहा है, जहां से बढ़िया क्वालिटी आ रहा है, उसे देना है। रिश्तेदारी नहीं, अपना फायदा नहीं देखना, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को फायदा देना खिलाना है, ठीक है। रेन्यूमरेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये भी भयंकर इजी और बहुत सिंपल सी बात करी गई है। यहां पे क्या कहा गया है, द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉय एंड द ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे हर एम्प्लॉय का जितना भी पे दे रहे हो, वो एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए फेयर होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस विच शुड गिव देम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हर एम्प्लॉय को इतना तो एटलीस्ट पे दो कि वो एक अच्छा रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी पाए। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब और साथ ही साथ देखो, ये मत करना दूसरे का भला करने के लिए अपनी बर्बादी कर दी। कहते नहीं है कि पहले खुद खुश हो फिर दूसरों को खुशी दे पाओगे तुम, ठीक है। तो इतना भी मत दे देना कि कंपनी के पेइंग कैपेसिटी से बाहर हो। अब उसके बाद इन अदर वर्ड, रिन्यूमरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। ये अच्छे से वर्ड याद कर लेना, इनको एग्जाम में लिख के आना। रिन्यूमरेशन जस्ट और इक्विटेबल होना चाहिए, जो कि एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए फायदेमंद हो। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं सबसे पहले एग्जांपल से समझाता हूं। देखो आपके स्कूल में क्या है, सबसे टॉप पे आपकी प्रिंसिपल मैम है, ठीक है। उनके नीचे क्या है, हर सेक्शन के इंचार्ज है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ठीक। हर सेक्शन के इंचार्ज होते हैं और फिर कॉमर्स के अंडर तुम्हारे हर सब्जेक्ट के एक टीचर है, ठीक। अब क्या होता है, मानो प्रिंसिपल मैम है, प्रिंसिपल मैम ने तुम्हारी जो टीचर्स हैं, देखो इनके पास एक अथॉरिटी है प्रिंसिपल मैम के पास कि वो किसी बच्चे को सस्पेंड कर सकती हैं अगर कोई बच्चा बदतमीजी करे तो, ठीक। बट सस्पेंड करने की अथॉरिटी आपके टीचर्स के पास नहीं होती। ये प्रॉपरली प्रिंसिपल के थ्रू जाना चाहिए कि इस बच्चे ने इतनी बड़ी बदतमीजी, इतना बड़ा इंसिडेंट किया है कि इसे स्कूल से सस्पेंड करना है, ठीक है। पर यह डिसीजन नहीं लिया जा सकता टीचर्स के द्वारा। यह क्या होता है, देखो यहां पे पावर की बात हो रही है। सस्पेंड करने की पावर किसके पास है, प्रिंसिपल के पास है। पर
अगर कोई बच्चा क्लास में मानो शोर मचा रहा है, थोड़ा सा इधर उधर हंसी गुल्ला कर रहा है, टीचर से मजाकबाजी कर रहा है, तो टीचर क्या करेगी? सस्पेंड तो नहीं कर देगी इस बात पे। टीचर क्या करेगी? टीचर या तो उसे खड़ा कर देगी, क्लास से बाहर निकाल देगी, उसे शायद एक आदत थोड़ा सा पिटाई कर दे, ठीक है। उसके लिए तो वो प्रिंसिपल के पास नहीं जाएगी, तो वो पावर क्या है? वो पावर टीचर के पास है। पर अगर उसे एकदम बड़ा एक्शन लेना है तो वो पावर टीचर के पास नहीं है, वो पावर प्रिंसिपल के पास है। तो उसे प्रिंसिपल के पास लेके जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने कोई कांड कर दिया क्लास में, ठीक है। अब यहां पे समझो क्या है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन कहां से स्टार्ट होती है? प्रिंसिपल से। सबसे टॉप पे प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल। फिर आपके आ जाते हैं आपके टीचर इंचार्ज, फिर आते हैं आपके फाइनल टीचर जो पढ़ा रहे हैं। अब क्या है, जो प्रिंसिपल है, सस्पेंड करने की अथॉरिटी तो उन्होंने अपने पास रखी हुई है, यानी वो जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड है टॉप मैनेजमेंट पे। पर उसके बाद जो छोटे छोटे काम है, जो दिन भर के डेली के काम होते हैं, क्योंकि हर टीचर दिन में किसी ना किसी क्लास में जाके किसी ना किसी को तो टिकाता ही है, ठीक है। तो वो काम क्या है, वो नीचे दे रखा है, वो पावर उनके पास उन्होंने अपने पास खुद के लिए नहीं रखी हुई। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। जब पावर टॉप मैनेजमेंट अपने पास रखती है उसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। पर जैसे जैसे वो पावर अपने नीचे वाले लोगों को देती जाती है कि भाई चल तू ये काम कर ले, इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तू ये काम कर ले, मैं नहीं टेंशन लूंगा, ठीक। अब देखो, वो हमने बलदेव का भी मीम देखा था, उसमें भी क्या था, ओनर ने अपनी जो अथॉरिटी थी वो डिसेंट्रलाइज कर दी थी उस मैनेजर को, भाई जाके मकान तोड़वा, तो किसी से भी तोड़वा ले, ठीक है। ये होती है डिसेंट्रलाइजेशन। अब जरा इसको बुक की भाषा में समझते तो मैं और फंडा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे एक सेकेंड, the concentration of decision making authority is called centralization। मैंने पावर वर्ड भी यूज किया, बुक ने डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी यूज किया है, ठीक है। अगर कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, वो डिसेंट्रलाइजेशन है। Whereas it's a dispersal among more than one person is known as decentralization। अगर वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एक पर्सन से किसी और की तरफ जा रही है, किसी और को दी जा रही है वो पावर, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाती है। देयर इज नीड टू बैलेंस। अब यहां पे लिखा हुआ है, फेयोल ने क्या कहा है, there is need to balance subordinate involvement through decentralization with managers retention of final authority through centralization। अब यहां पे सिंपल सी बात क्या करी गई है कि भाई आपके क्या है, प्रॉपरली डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो मैनेजर्स का है उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ पाए ऑर्गेनाइजेशन में, उनको भी पावर मिल पाए, और वो डे टू डे कामों के लिए ना टीचर का मुंह ना देखता रहे, अपने ऊपर सुपीरियर का मुंह ना देखता रहे। अब मानो टीचर को हमने इतनी भी पावर डिसेंट्रलाइज नहीं करी होती कि अगर कोई बच्चा शोर मचा रहा है तो उसे क्लास से बाहर खड़ा कर सके, उसके लिए भी उसे प्रिंसिपल से जाके परमिशन लेनी पड़ रही है। सोचो क्या हालत होगी इस टीचर की, वो प्रिंसिपल लोगों के चक्कर ही लगाती रह जाएगी और बच्चे भी उसकी इज्जत करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो इस वजह से प्रॉपरली डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, पर बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज भी नहीं होनी चाहिए। अगर सस्पेंशन की पावर भी टीचर को ही दे दी तो भाई कुछ टीचर ना मूडी होते हैं, कुछ टीचर खुंदक निकालता है, प्रिंसिपल ही होता है जो इतना समझदार होता है, जो ढंग से डिसीजन ले पाए। वैसे मेजॉरिटी केसेस में ऐसा भी नहीं है, बट मैं तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूं। इन जनरल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है मोर डिसेंट्रलाइजेशन देन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। एक बहुत सिंपल सी बात करी गई है, जितनी बड़ी कंपनी होगी उसमें और डिसेंट्रलाइजेशन होगी। अब फॉर एग्जांपल एडुकैप्टन, मैंने तुम्हें पहले भी बताया, यूट्यूब चैनल देख रहे हो, हम भाई कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, सीयूईटी, आईपीमेट, इन सबके, ठीक है भाई। यहां पे आपके हमारे लगभग 10-15 लोग काम करते हैं, तो सबसे ना मैं डायरेक्ट टच में रह पाता हूं। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो मेरे से आके पूछ सकता है और मैं उसको डिसीजन दे पाता हूं। बट अगर ये 100 लोगों की कंपनी हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मेरे को मैनेजर्स रख के उनको पावर देनी पड़ेगी, मैं नहीं कर सकता इतने सारे। हाय गाइस, तो यार तुम्हें लग रहा होगा ये लेक्चर को पढ़ाते पढ़ाते बीच में मैं कहां से आ गया। सुनो मेरी बात यार, सबसे पहले तो अगर यहां तक देखा है ना तो तुम्हें लेक्चर पसंद आया है तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना भाई, इतनी छोटी सी मेहनत करनी है, ठीक है। अब भाई ये लेक्चर ना तुम्हें पता मैं डेप्थ में पढ़ाता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते बहुत लंबा चला गया, मेरे को रियलाइज नहीं हुआ 50 मिनट्स का बन गया था। तो मैंने क्या किया है भाई, इसको काट दिया है। अगला पार्ट, अगले प्रिंसिपल्स जो है वो आपको कल की वीडियो में मिल जाएंगे, आज यही खत्म करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।